वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय वर्मा आज लेकर आया हूं आपके लिए हमारा नया टॉपिक धातु एवं अधातु। ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको कुछ ऐसे अपवाद देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में उन अपवाद से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपने इनको मेरे साथ अच्छे से पढ़ा तो ये टॉपिक जो है आपको एग्जाम में बहुत से नंबर दिलाने वाला है। तो मैं आज आपको इसी टॉपिक का पूरा समझाकर अच्छे से इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर जो होंगे हम अगली वाली क्लास में किया करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसी टॉपिक को यहीं से आप लोगों के साथ। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है आपने जैसा थंबनेल में देखा वही हमारा टॉपिक होने वाला है। और हमारा आज का टॉपिक क्या था? धातु और अधातु। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें कितने तत्व पाए जाते हैं? उसमें है 118 तत्व, ठीक है। आवर्त सारणी में है टोटल 118 जो तत्व हैं उनमें से क्या है, जो 98 तत्व हैं, 98 जो एलिमेंट है वो क्या है, प्राकृतिक रूप से है, वो नेचुरल है। प्राकृतिक रूप से जो 98 एलिमेंट्स है वो नेचुरल है। और जो 20 एलिमेंट्स है, जो 20 तत्व है वो मानव निर्मित है, वो मानव निर्मित है। ये इतनी सी जानकारी ये शायद आपको पता भी होगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास 118 तत्व हैं इनमें से कितने तो धातु है, कितने अधातु है और कितने उपधातु है। हम इनकी बातें करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो मेटल्स हैं, जो हमारे धातु है मेटल्स, ये कितने हैं? ये है हमारे पास 90, ठीक है 90। और अधातुएं कितनी है हमारे पास? अधातुएं हैं हमारे पास 22, ठीक है। और उपधातु कितनी है हमारे पास? उपधातु है हमारे पास 6, ठीक है। ये ऐसे करके जो ये 118 तत्व है इनको इस तरीके से बांटा गया है। जो धातु है वो है हमारे पास 90, अधातु है हमारे पास 22 और उपधातु है हमारे पास 6। चलो मैं आपको आवर्त सारणी दिखाता हूँ, उसमें से आपको पीरियोडिक टेबल में से अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है हमारी पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है ये है हमारा एस ग्रुप, ठीक है। और ये जो ग्रुप है ये होता है पी ग्रुप, ठीक है। ये जो ग्रुप हुआ ये हो गया डी ग्रुप। और जो ये जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड वाला है ये हो गया एफ ग्रुप, ठीक है। ये 4 ग्रुप में सारणी को बांटा गया है। और जो धातुओं की बात की जाए, धातुएं आवर्त सारणी में बाईं तरफ, ये देखिए ये जितनी भी है ये सभी धातुएं हैं, ये जितनी भी है ये सभी धातुओं की श्रेणी में आती है। ये सब क्या है, धातुएं हैं। सिर्फ एक ही इधर हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी ये सब जो बाई साइड है ये सब धातुएं हैं, ठीक है। और इनकी बात की जाए, ये देखिए ये है हमारे पास, ये जो है ये है हमारे पास, ये जो हमारे पास है ये हो गई उपधातुएं, ठीक है। और जो ये बची है, ये जो बाकी सारे हैं, और इधर से ये हमारे पास हाइड्रोजन बचा है, ये क्या है, ये सब है अधातु, ठीक है। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे धातु, अधातु और उपधातु के बारे में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझते जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूं, धातु से मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूं कि धातुएं जो होती है क्या होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन से ब्लॉक में ये पाई जाती है। पहले हम इनके ब्लॉक की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको 4 ब्लॉक बताए, उधर एस, पी और डी, एफ। सारणी में पीछे बताया था कि
इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा यार, पूरा चेंज। ये बहुत ही आपको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए मैं आपको इसको रख करके और दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमने कौन सा ग्रुप लिया था, ये हमारा एस ग्रुप था, ये हमारा पी ग्रुप था, सर ये वाला डी ग्रुप था, तो ये जो नीचे था ये वाला एफ ग्रुप था। अब जो धातुओं की बात की गई बाईं साइड में, ये सभी धातुएं हैं, ये जितनी भी है ये सभी धातुएं हैं जो बाईं साइड में आई है, ये सारी की सारी धातुएं हैं। नीचे ये जितनी भी है ये सभी धातुएं हैं। तो ठीक है, कौन कौन से ब्लॉक में आई, सर एस ब्लॉक में आ गई धातुएं, और पी ब्लॉक में भी धातुएं आई हैं, डी ब्लॉक में भी धातुएं हैं, और एफ ब्लॉक में भी टोटल धातुएं हैं। तो धातुएं हमारी कहाँ मिली, धातुओं का क्रम देखा गया तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये चारों ब्लॉक में धातुएं पाई गई है। और जो बाई साइड का पूरा पोर्शन है उनको धातुओं ने कवर किया है, बाई साइड में धातुएं पाई गई, ठीक है। अब हम देखते हैं अधातुएं कौन से ब्लॉक में पाई जाती है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस ब्लॉक से धातुएं मिलती है, किस ब्लॉक में नहीं मिलती है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अधातुएं कौन से ब्लॉक में पाई जाती है, ठीक है। तो एक तो देखिए अधातु ये है हाइड्रोजन, जो हमारे पास पहला तत्व है, ये हाइड्रोजन, ये भी एक अधातु है, और इधर से ये सारे अधातु है। तो सर ये अधातुएं कौन से ब्लॉक में पाई गई, हमारे पास एक तो एस ब्लॉक हो गया, एक पी ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो अधातुएं कहाँ कहाँ मिली हमें, एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में, या फिर इन्होंने पूरा दाई साइड का कवर किया है, बस एक हाइड्रोजन इस साइड हो गया, ये देखिए एक हाइड्रोजन इस साइड आ गया, बाकी दाई साइड में पूरी हमारी अधातुएं हैं, ठीक है। अब बात की है उपधातुओं की, उपधातुएं ये कौन से ब्लॉक में थी, ये मिली हमें सिर्फ ये जो पी ब्लॉक है, सिर्फ ये हमें मिली अधातुएं, जो पी ब्लॉक में थी वो मिली अधातुएं, तो ये मिलती है सिर्फ पी ब्लॉक में, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। और जो अधातुएं की बात की कि ये जो दाईं साइड मिली अधातुएं कौन कौन सी होती है, ये जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, और लाल फास्फोरस हो गया, ये सभी क्या है, ये सारी की सारी अधातुएं हैं, ठीक है। और उपधातुओं की बात की जाए, उपधातुएं कौन कौन सी होती है, जो होती है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और भी है, पर ये जो मेन है एग्जाम की दृष्टि से आपको इनके नाम भी याद रखने हैं, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इनको दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये जो मैंने आपको पीछे बताया ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए पूरा टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। धातु, अब हम बात करते हैं धातु के जो भौतिक गुण होते हैं, ये धातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। धातु क्या होती है, धातु होती है मेटल्स, ठीक है। और अब इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं, धातु क्या होती है, किस तरीके से हम पहचानते हैं कि ये धातु है या अधातु है या धातु नहीं है, किस तरीके से हम पहचानते हैं। तो देखिए ऐसे तत्व होते हैं धातु, धातु क्या होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनमें क्या होती है, जिनमें एक तो हमें देखने को चमक मिले, जैसे आपने देखा होगा सोना चांदी चमकीले होते हैं ना, धातुएं लगभग सब चमकीली होती है, ठीक है। और धातु क्या होता है, धातु का एक गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं आघातवर्धनता, उससे क्या होता है धातु की पतली चादरें बनाई जा सकती है, क्या बनाई जा सकती है, पतली चादरें, धातु को पीटकर उसकी पतली चादरें बनाई जा सकती है, ठीक है। और क्या, और एक इसका गुण होता है तन्यता, डक्टिलिटी, ये क्या होता है धातु को खींचकर लंबा वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। और धातुएं क्या होती है, धातुएं ऊष्मा की चालक होती है, ऊष्मा की चालक होती है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये सब प्रॉपर्टीज किसी एक मेटल में, एक एलिमेंट में मिलती है तो वो क्या होता है, वो धातु होती है, ठीक है। और धातुओं के बारे में जानते हैं,
और मैं आपको इनकी थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज बताता हूँ। इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं हम, ठीक है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। पहली बात करते हैं इनकी कठोरता की करते हैं। पहली बात करते हैं इनकी कठोरता की। सामान्यतः धातुएं क्या होती है? धातुएं क्या होती है? सामान्यतः कठोर होती है। रूम टेम्परेचर कहे तो जैसे इसी रूम में कोई भी धातु रखी हो तो आप उसका कैसा पता लगाएंगे कि सर ये धातु है या अधातु है? कुछ सिर्फ एक ही धातु ऐसी है जो अपवाद के रूप में, मान लीजिए अगर आपने साइंस पढ़ी और साइंस में आपने अपवाद नहीं देखे तो फिर साइंस का क्या मतलब? इसमें एक अपवाद पाया जाता है, और वो अपवाद कौन सा है? अपवाद के रूप में आप किसको जानेंगे? अपवाद के रूप में जानेंगे आप मरकरी। मरकरी या पारा, ये एक अपवाद रूप में होता है। जो क्या होता है, जो कमरे का तापमान होता है, कमरे का जो तापमान होता है, कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाई जाती है ये धातु? ये धातु पाई जाती है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में। मैंने आपको पिछली क्लासों में मरकरी का यूज बताया था, कहाँ कहाँ यूज होता है। बैरोमीटर में यूज होता है, स्पिग्मोमेनोमीटर में यूज होता है। तो ये अपवाद स्वरूप एक धातु हो गई मरकरी या पारा, जो कमरे के तापमान पर हमें द्रव अवस्था में पाया जाता है। नहीं तो धातुएं लगभग लगभग सभी कठोरी होती है। और दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखना है कि जितनी भी धातुएं होती है, प्रत्येक धातु की जो कठोरता होती है, प्रत्येक धातु की कठोरता भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता भिन्न भिन्न होती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी है जिनका गलनांक कम होता है, सॉरी, जिनका क्या होता है, जिनका गलनांक कम होता है। कुछ धातुएं हैं ऐसी, और कुछ धातुएं ऐसी भी है जिनको अगर आप हाथ पर रखोगे तो द्रव में बदल जाती है। तो देखिए, सोडियम हो गया, सोडियम, और हो गया पोटेशियम। पोटेशियम के ये धातुएं ऐसी हैं इनका जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। इसका गलनांक होता है 98 डिग्री सेल्सियस और इसका होता है 64 डिग्री सेल्सियस, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ धातुएं ऐसी भी है कि जो उनको हाथ पे रखा जाता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सामान्य मानव के शरीर का तापमान होता है ना। कुछ धातुएं ऐसी हैं, जैसे ध्यान दीजिए, गैलियम हो गया और सीजियम हो गया। ये धातुएं ऐसी है कि जब इनको हाथ में लिया जाता है तो ये क्या है, द्रव अवस्था में आ जाती हैं। जैसे जो गैलियम होता है, इसका तापमान कितना होता है? इसका होता है 30 डिग्री सेल्सियस और इसका होता है 28 डिग्री सेल्सियस। और जब इनको ह्यूमन बॉडी मतलब हाथ में रखा जाता है तो इनका तो 30 डिग्री सहन करने की इनकी क्षमता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पर होती है, तो ये द्रव अवस्था में बदल जाती है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। धातुओं के बारे में मैं आगे और भी बताऊंगा आपको, लेकिन ये बातें कुछ खास खास है जो ध्यान रखनी है कि ऐसे तत्व जिनमें चमक होती है, जिनकी पतली चादरें बनाई जा सकती है, जिनमें तन्यता होती है, ये ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, तो ये सब क्या होता है? ये होती है धातुएं। अब इनकी कठोरता की बात की जाए तो ये धातुएं क्या होती है? कठोर होती है, ठीक है। अपवाद स्वरूप एक ये है, बचा है मरकरी है, पारा है, जो कमरे के तापमान पर कैसा होता है? कमरे के तापमान पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। ये सोडियम और पोटेशियम कुछ ऐसे हैं जिनके गलनांक कम होते हैं। इधर गैलियम और सीजियम का आपको ध्यान रखना है कि 30 है और इसका 28 डिग्री है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब इन दोनों को हाथ में लेते हैं तो ये द्रव अवस्था में बदल जाती है, ठीक है। मैं आपको इसका दूसरा गुण बताता हूं। इसका दूसरा गुण क्या है? तन्यता। तन्यता क्या होता है? ये होता है डक्टिलिटी। धातुओं में ये गुण पाया जाता है। कोई भी धातु होती है, जब आप उसको खींचकर जब लंबा वायर बनाते हैं तो इसी को धातु की तन्यता कहते हैं। एक धातु को आपने खींचकर उसके कुछ लंबे वायर बना दिए
तो जैसे सोना हो गया ना, तो सोने की तन्यता क्या सबसे ज्यादा होती है, सोने और चांदी की तन्यता बहुत अधिक होती है, सोने की और चांदी की। सोने की इतनी कैपेसिटी होती है कि जब इसको खींचकर इसका वायर बनाया जाता है ना, तो ये लगभग 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर बिना टूटे 2 किलोमीटर तक इसका एक लंबा वायर बनाया जा सकता है। तन्यता वो वाला गुण होता है जो धातुओं के लंबे तार बनाए जाते हैं, धातुओं के लंबे तार बनाए जाते हैं। ये होती है धातु की एक फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं डक्टिलिटी, है ना। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में आ भी जाता है क्वेश्चन कि सोने को खींचकर उसका कितना लंबा वायर बनाया जा सकता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम इसके एक और नई बात देखते हैं। इसके लिए दो बातें हमने देख ली, सर हम तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात क्या है, आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता, और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है मेलिएबिलिटी। क्या होता है ये मेलिएबिलिटी, क्या होता है आघात वर्ध्यता? कि कोई धातु होती है, जब इस धातु को किसी हैमर से मारा जाता है, हथौड़ी से जब इसको मारा जाता है, तो ये क्या है, एक पतली चादर के रूप लेती रहती है। जब इस पे चोट दी जाती है तो ये पतली पतली शीट्स में बदल जाती है, इसकी पतली पतली शीट्स बनाई जाती है। तो धातु का ये जो गुण होता है ये आघात वर्ध्यता कहलाता है। इसमें क्या होता है, धातु की पतली चादरें, क्या, धातु की पतली चादरें बनाई जाती है, बनाई जाती है, ठीक है। ये और और इसके बाद में हम देखते हैं हमारा एक और पॉइंट देखते हैं आगे, चौथा पॉइंट देखते हैं। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आघात वर्ध्यता क्या होती है। इसमें जो धातु की लंबी शीट्स बनाई जाती है उनको पीट कर या उनको गर्म करके पतला करके उनकी लंबी लंबी शीट्स बनाई जाती है, तो ये क्या होती है, ये होती है आघात वर्ध्यता। अब हम बात करते हैं इसकी चालकता की। चालकता के गुण कैसे पाए जाते हैं, इसी मेटल में चालकता के गुण कैसे पाए जाते हैं? चालकता क्या होती है, धातुएं जो होती है, धातुएं ये क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, अच्छी चालक होती हैं। धातुएं जो होती हैं, धातुएं क्या है, ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, ठीक है। लेकिन इनमें भी क्या है, मैंने बताया ना, आपने साइंस पढ़ी अपवाद नहीं देखे, तो क्या मतलब है। और वही अपवाद जो होते हैं ना एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आते हैं, तो इनमें भी क्या है, कुछ अपवाद है, कुछ ऐसी धातुएं भी हैं जो विद्युत की चालक नहीं है। तो अपवाद स्वरूप आप किसको याद रखेंगे, अपवाद स्वरूप आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे शीशा हो गया और सरपारा हो गया। ये क्या है, ये विद्युत के चालक नहीं है, ठीक है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है, पर ये अपवाद स्वरूप शीशा और पारा ये क्या होते हैं, ये उसके चालक नहीं है, ठीक है। और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है, बताइए। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है, अच्छी चालक धातु, ऊष्मा और विद्युत की, विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, बताइए। सर वो होती है चांदी। चांदी ऐसी धातु है जो ऊष्मा की और विद्युत की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है। इनकी चालकता का क्रम भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जो ऊष्मा की ऊष्मा की सबसे अच्छी
चालक धातु कौन सी होती है? चालक धातु कौन सी है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, बताइए। ये तो ऊष्मा और विद्युत की दोनों की एक अच्छी चालक धातु है, लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ऊष्मा की सबसे अच्छी जो चालक धातु है वो कौन सी है, वो बताइए। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ कि हीरा जो होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। क्या हीरे को जब गर्म किया जाता है ना तो वो पिघलकर मेल्ट नहीं हो जाता। इसको गर्म करने के लिए आपको 3000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर देना होता है। आपने देखा होगा विद्युत बल्ब अपने घर में लगे होते हैं, उनमें जो टंगस्टन का वायर लगा होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? उसकी कैपेसिटी होती है 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस। इतना तापमान वो सहन कर लेता है। तो जो बल्ब होता है तो उसमें जो तंतु लगा होता है टंगस्टन का, वो उसका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसलिए वो जल्दी से गर्म नहीं हो जाता। गर्म होता है लेकिन वो पिघलता नहीं है। हमारा बल्ब कितना गर्म हो जाता है लेकिन वो फिर भी टूटता नहीं है, पिघलता नहीं है। तो कुछ धातुएं ऐसी है जिनको पिघलाने के लिए 3-3.5 हजार डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हीट दी जाती है, तब जाकर वो धातुएं पिघलती है। और हीरा ऐसा है कि अगर आप इसको 3-3.5 हजार तक भी दोगे ना तब भी ये पिघलने का नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक धातु है कौन सी है, वो हीरा है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु, तो वो आपको चांदी याद रखनी है। इन दोनों में कंफ्यूजन अक्सर होता है एग्जाम टाइम पे, पर आप इनको अच्छे से ध्यान रखना। मैं आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करवाते जा रहा हूँ। ठीक है, अब कितने हो गए थे हमारे? हमारे हो गए थे 4 पॉइंट। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉरी, हम देखते हैं 5वां पॉइंट। वो क्या है? ध्वनिक धातु। ध्वनिक धातु हम देखते हैं, ये धातु का जो 5वां गुण है वो देखते हैं। अब इसे क्या कहते हैं सर? सोरोनस। सोरोनस मेटल। ठीक है, इसे कहते हैं सोलोनस मेटल। और होता क्या है ये क्या होता है सर? ऐसी धातुएं, क्या? ऐसी धातुएं जो किसी ठोस ठोस सतह से जब टकराती है, जो किसी ठोस सतह से जब टकराती है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुएं क्या है? जब किसी ठोस सतह से टकराती है तो ये ध्वनि उत्पन्न करती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे धातु का ध्वनिक गुण कहा जाता है। ठीक है, आवाज उत्पन्न करती है। और अब इनमें जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे सोना हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, और सर और मान लीजिए आप लोहा हो गया। जब ये फर्श से टकराते हैं या किसी ठोस सतह से टकराते हैं तो इनमें एक आवाज उत्पन्न होती है, तो वो क्या होता है? वो होता है धातु का ध्वनिक गुण। ठीक है, हम अगला पॉइंट देखते हैं, छठा पॉइंट हम देखते हैं। चलो, छठा पॉइंट क्या होता है? जो धातुएं होती हैं, मैंने आपको बताया जो धातुएं होती है, धातुएं क्या होती है? इनका जो गलनांक और इनका क्वथनांक होता है, इनका गलनांक हुआ क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है? वो बहुत ही उच्च होता है, हाई होता है। ठीक है, इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो बहुत ही अधिक होता है। धातुएं जल्दी से नहीं पिघलती है। ठीक है, लेकिन अपवाद स्वरूप आपको ध्यान क्या रखना है? मैंने आपको अभी पीछे वाली स्लाइड पे बताया था कि ये कौन कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम जो धातु थी, सोडियम ठीक है, और पोटेशियम जो धातु थी, पोटेशियम धातु, इनका क्या है? इनका गलनांक कम पाया जाता है। पोटेशियम जो धातु थी इनका गलनांक कम पाया जाता है। मैंने अभी आपको पीछे वाली स्लाइड पे कहीं बताया था, देखिए थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए, ये जो सोडियम धातु है इसका गलनांक होता है 98 डिग्री सेल्सियस, और पोटेशियम जो धातु होती है इसका गलनांक होता है 64 डिग्री सेल्सियस। तो इनको थोड़ी सी हीट देती है और ये धातुएं अवस्था चेंज कर लेती है। ठीक है, इतना हो गया। गलनांक और क्वथनांक भी आपने देख लिया।
ठीक है। अब धातुओं की गलनांक और क्वथनांक की हमारी बात होगी। चलिए हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। अब हम धातुओं के बारे में हमने देख लिया, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं अधातु। धातुओं का तो सर हम समझ गए कि धातुएं चमकदार भी होती है, धातुएं कठोर भी होती है, धातुएं तन्य भी होती है, आघातवर्तनीय भी होती है। ये सारा सब कुछ धातुओं के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं अधातु की। अधातु क्या होती है? क्या होती है धातु? ये क्या होती है? इनमें जो धातुओं से कम चमक पाई जाती है, से कम चमक पाई जाती है, और ये चमकदार होती भी नहीं है, नहीं होती है ये चमकदार। ठीक है। और धातुएं आवर्त सारणी में किस तरफ पाई जाती है? धातुएं आवर्त सारणी में पाई जाती है दाईं ओर। धातुएं नहीं, सॉरी, अधातुएं। अधातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? ये पाई जाती है आवर्त सारणी में दाईं ओर। ठीक है। हम जो उधर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे वो हम इनके लिए भी देख लेते हैं। हमने क्या कहा था? धातुएं कठोर होती है, लेकिन अधातुओं का ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये कठोर होंगी। जो अधातुएं होती हैं ये ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती है। ये किसी भी अवस्था में हो सकती है अधातुएं। ठीक है। और इनकी आघातवर्तीयता की बात की जाए, आघातवर्तीयता, जैसा हम धातुओं के बारे में बात करते आ रहे थे वही बातें हम इसके बारे में करते हैं। जो आघातवर्तीयता की बात कर ली जाए तो आघातवर्तीयता में क्या होता है, इसकी लंबी चादरें नहीं बना सकते, इसकी चादरें नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि धातुओं में एक गुण पाया जाता है, धातुएं जो होती है उनमें एक गुण पाया जाता है और वो होता है भंगुरता। ठीक है। इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। आघातवर्तीयता होगी और हम बात करते हैं तन्यता की। जैसा मैंने आपको बताया था, धातुओं में धातु इतनी तन्य होती है कि उनको खींचकर लंबा वायर बनाया जा सकता है, लेकिन इनको खींचकर लंबा तार नहीं बनाया जा सकता। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, न तो इनकी लंबी चादरें बनाई जा सकती है, न इनका लंबा तार बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो धातुएं होती हैं, धातुओं में एक प्रकृति पाई जाती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये भंगुरता। ये क्या होती है? कोई भी अधातु है, जब इस पर हैमर से मारा जाता है या इस पर चोट लगाई जाती है तो ये अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाती है। न तो इसकी पतली शीट्स बनाई जाती है, न ही इसके लंबे वायर बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये हुआ अधातु का गुण। और देखिए चौथा गुण क्या होता है? जो अधातुएं होती हैं ये क्या होती हैं? ऊष्मा की कुचालक होती है। जो अधातुएं होती है ये क्या होती है? ये ऊष्मा की कुचालक होती है। तो देखिए क्या बताया मैंने अधातुओं के बारे में। जो अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती या कम चमक पाई जाती है तो इसके भी क्या कुछ एक अपवाद है। साइंस में मैंने बताया ही आपको, अगर आपने अपवाद नहीं देखे तो फिर क्या मतलब रहा। एक ऐसी अधातु है जो चमकीली पाई जाती है, और वो कौन सी धातु है? वो है आयोडीन। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसमें चमक पाई जाती है या जो चमकीली होती है, वो कौन सी धातु है? आपको यहां से याद रखना है, वो आयोडीन होती है। धातुएं दाईं ओर होती है, ये आप समझ गए। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, ज्यादातर जो धातुएं होती हैं वो किस अवस्था में पाई जाती है? वो मुलायम होती है। ठीक है। कैसी होती है? वो मुलायम होती है। लेकिन एक धातु ऐसी है, ये देखिए, एक धातु ऐसी है जो ठोस पाई जाती है। ये भी एक अपवाद है। कौन सी है? कार्बन। जो क्या होती है? बहुत ठोस होती है। अब मैंने इस पेज में आपको कम से कम 2 या 3 एक्सेप्शन बता दिए। देखिए सॉरी, पहले धातुओं में चमक होती है, चमक नहीं होती है, लेकिन एक धातु है जिसमें चमक पाई जाती है, वो है आयोडीन।
और धातुएं मुलायम होती है, लेकिन एक धातु ऐसी है जो कठोर पाई जाती है, वो कौन सी है? कार्बन। ठीक है। और धातुएं क्या होती है? कमरे के ताप पर, धातुएं कमरे के ताप पर किसी भी अवस्था में पाई जा सकती है। वो द्रव भी हो सकती है, वो गैस भी हो सकती है, या वो ठोस भी हो सकती है। धातुएं कमरे के तापमान किसी अधातुएं अधातुएं कमरे के जो तापमान पर किसी भी अवस्था में पाई जा सकती है। द्रव भी हो सकती है, वो गैस भी हो सकती है, या वो ठोस भी हो सकती है। देखिए, अब मैं आपको एक हल्का सा रिवीजन देता हूँ इन सारी चीजों का जो हमने शुरू से स्टार्ट किया था। वो क्या था? हमारा जो टॉपिक रहा वो धातु और अधातु रहा। टोटल कितने तत्व थे? 118। मैंने आपको बताया टोटल 118 तत्व थे। उनमें से जो 98 थे वो तत्व प्राकृतिक रूप से, वो नेचुरल थे, और जो 20 तत्व थे वो मानव निर्मित थे। ठीक है। 118 जो तत्व थे उनमें से धातु कितने थे? धातु 90 थी। अधातु कितनी थी हमारे पास? 22। और उपधातु हमारे पास कितनी थी? 6। फिर हम आगे बढ़े तो फिर हमें मिला कि ये जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें मैंने आपको बताया ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये इस साइड बाई तरफ ये जितनी भी है ये सारी धातुएं हैं, और जो दाई तरफ है वो अधातुएं हैं। बीच में कुछ बच गई वो धातुएं हो गई। ये एक धातु ऐसी है जो हमने हमारे पीरियोडिक टेबल पे लेफ्ट साइड बाई साइड हो चुकी है। ठीक है। और हमने आगे इसके क्या देखा, और हमने आपको बताया कि जो धातुएं होती है वो कौन कौन से ब्लॉक में पाई जाती है। एग्जाम में सीधे पुटअप क्वेश्चन होते हैं कि धातुएं किस ब्लॉक में पाई जाती है। अब आपको क्या पता है? आपको पता ये है कि धातुएं बाई साइड पाई जाती है, तो बाई साइड आपने गिन लिया होगा। जैसे ये मान ली ये हमारी पीरियोडिक टेबल हो गई, ये हमारी पीरियोडिक टेबल हो गई। ठीक है, ये हमारी पीरियोडिक टेबल हो गई। आपको क्या पता है कि धातुएं बाई साइड होती है, तो आपने सोच लिया ये एस हो गया, ये डी हो गया, तो यहाँ पे ये बाई साइड ये पूरी धातुएं होगी। नीचे एफ हो गया, तो आपने क्या कह दिया कि एस, डी और एफ तीनों ब्लॉक में पाई जाती है। पर आपको ध्यान रखना है कि पी ब्लॉक में भी कुछ धातुएं पाई जाती है। ठीक है। और अधातुएं किस साइड पाई जाती है? अधातुएं दाई साइड पाई जाती है। ठीक है। तो दाई साइड कौन सा ब्लॉक पाया? वो है पी ब्लॉक। लेकिन एक धातु ऐसा था जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन था, एक धातु ऐसा था जो हमारे एस ब्लॉक में भी आता है। ठीक है। उपधातुओं की बात की, उपधातुएं कौन से ब्लॉक में पाई गई? वो सारी पी ब्लॉक में पाई गई। और कौन कौन सी थी? सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। इनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है। आगे देखते हैं। हमने देखे धातु के जो भौतिक गुण, धातु के जो भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो किस तरीके की थी। देखिए, मैंने आपको बताया कि ऐसे तत्व जिनमें चमक होती है उसको आप धातु कह सकते हैं। जिनकी पतली चादरें बनाई जा सकती है वो भी धातुएं हैं। जिनकी पतली चादरें बनाई जा सकती है वो गुण कौन सा होता है? वो होता है आघात वर्ध्यता। ठीक है। उसके बाद हमने इसकी तन्यता की बात की, डक्टिलिटी की। उसके बाद ये ऊष्मा की और विद्युत की अच्छी चालक होती है। ऊष्मा और विद्युत लिख लीजिए। ठीक है। इसलिए एक हल्का रिवीजन लेना जरूरी है कि अगर कोई छूट जाए तो वो हम साथ के साथ देखते रहे। ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है। ठीक है। अब इसकी कठोरता की बात की जाए, पहली बात हमने क्या देखी? धातु की कठोरता। धातु क्या होती है? कठोर होती है। अपवाद स्वरूप हमें क्या मिला? मरकरी और पारा। ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में हमें पाया गया। और हमने एक और बात देखी, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। ये भी हमारे पास हो गया। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है। इसका हो गया 98 डिग्री सेल्सियस और उसका हो गया 64 डिग्री सेल्सियस। और हमारे पास दो धातुएं ऐसी निकली जो गैलियम थी, इसका टेम्परेचर कितना बताया गया? 30 डिग्री सेल्सियस, और सीजियम का बताया गया 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जब इन दोनों धातुओं को आप धातु अपने हाथ पर लेंगे हथेली में, तो ये क्या होती है? ये द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और ये धातुएं इतना कैरी नहीं कर पाती, तो ये द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है। ठीक है। अब हमने बात की उसकी बाद में तन्यता की, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी कैसा गुण होता है? इसमें क्या करते हैं, धातु है उसको जब लंबा खींचा जाता है तो उसका वायर बना दिया जाता है, एक पतला वायर बना दिया जाता है। तो उनमें जो सोना और जो चांदी है ना, ये बहुत ही तन्य धातुएं होती हैं। इनको खींचकर, सोने को खींचकर मैंने आपको बताया 2-2 किलोमीटर लंबे वायर बनाए जा सकते हैं, 2-2 किलोमीटर लंबे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है, तो आपको उधर में जवाब देना है, वो होता है सोना। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमें क्या मिला? आघात वर्ध्यता, मेलिएबिलिटी। ठीक है। इसकी बात की जाए तो ये क्या गुण था
कि धातु थी, हमने उसको पीटा या उसको गर्म किया और पीट 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 के उसकी एक लंबी चादर बना दी। ये गुण क्या कहलाया? ये कहलाया उसका आघात वर्ध्यता। धातु की पतली चादरें बनाई जाती है और ये क्या होता है, धातुएं जो होती है ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है। ये तो मैंने आपको पीछे बता दिया, लेकिन अपवाद स्वरूप ध्यान रखने के लिए यहाँ आपको दोबारा बताया कि जो धातुएं होती है ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, लेकिन इनमें अपवाद क्या है? अपवाद इनमें ऐसा है कि जैसे शीशा और पारा हो गया, ये कुचालक की तरह रहती है। ठीक है, अब एक धातु ऐसी है जो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है। ये जो चांदी है, चांदी ये विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु मानी जाती है। ठीक है, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन था कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीधा कि आपसे, चलो मैं आपको नई स्लाइड पे बताता हूं, आपसे पूछ ले विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु, सबसे अच्छी चालक धातु बताइए, चालक धातु कौन सी हो जाएगी बताइए। ठीक है, और एक आपसे पूछ लिया, ये पहला हो गया। दूसरा आपसे पूछ लिया कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, चालक धातु। आपको एक क्वेश्चन ये पूछ लिया। चलिए अब बता दीजिए कि आप इनमें डिफरेंस किस तरीके से करेंगे। एग्जामिनर है, अगर उसने आपकी जो साइंस के टॉपिक में जो अपवाद होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से उठाते हैं वो लोग। ठीक है, अगर उन्होंने यहां से क्वेश्चन नहीं लिया, आपको कंफ्यूज नहीं किया, तो फिर उन्होंने क्या ही पेपर सेट किया। बताइए, चलो आप बताइए विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। ये तो चलो मैंने आपको बता ही दिया, ये चांदी हो गया। ठीक है, ये तो हो गया चांदी। ठीक है, अब एग्जाम में आ गया ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि सर होता क्या है ऊष्मा, सर होता क्या है ताप, क्या होता है सर विद्युत, क्या होता है, हमें तो कुछ नहीं पता। हमें तो ये पता है कि ये सबसे अच्छी चालक धातु होती है, तो हमें चांदी ऑप्शन में मिला था, हमने चांदी लगा दिया। नहीं, लेकिन ये ऊष्मा की अच्छी चालक है, ये ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक है, ये सिर्फ ऊष्मा की चालक है। और वो कौन सी धातु है? वो होती है हीरा। जो हीरा है इसका जो गलनांक होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको ये बात भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी। फिर हमने धातु के ध्वनिक गुण की बात की थी, है ना। तो जो धातुएं होती है वो क्या होती है, किसी फर्श पर, सतह पर या किसी ठोस चीज से जब टकराती है तो वो ध्वनि उत्पन्न करती है, और ये गुण क्या कहलाता है? ये गुण कहलाता है ध्वनि का ध्वनिक गुण कहलाता है। ठीक है, अब जैसे आपने देखा सोना है, चांदी है ना, या फिर लोहा है, जब आप ऊपर से कहीं नीचे फर्श पे गिराओगे तो वो आवाज उत्पन्न करेगा। सिक्का है, सिक्का जब नीचे गिर गया तो आवाज उत्पन्न करेगा, खनक उत्पन्न होती है, तो वही उसका ध्वनिक गुण होता है। ठीक है, धातुओं के बारे में बताएं, इनका गलनांक वो घटना बहुत ही अधिक होता है, हाई होता है, ये जल्दी से नहीं पिघलती है। लेकिन अपवाद स्वरूप मैंने फिर आपको दो बातें बताई थी कि ये जो सोडियम है और पोटेशियम है, मैंने पीछे वाली स्लाइड पे बताया था, इनका जो गलनांक होता है वो कम होता है। ठीक है, फिर हमने इसके आगे हमने देखा अधातु के बारे में। हम अधातु को जाना कि अधातु क्या होती है। ठीक है, तो उसके बारे में क्या देखा, धातुओं से कम चमक पाई जाती है, या ये चमकदार नहीं होती है, या तो कम चमक पाई जाती है या चमकदार नहीं होती है। फिर हमने यहाँ पर एक और अपवाद देखा, और वो अपवाद कौन सा मिला हमें? आयोडीन। ऐसी कौन सी धातु है जो चमकदार होती है? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन होता है, कौन सी ऐसी धातु है जो चमकदार होती है? तो वो हमारे पास क्या हुआ? वो हुआ हमारे पास आयोडीन। ठीक है, अब धातुएं आवर्त सारणी में किस तरफ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है दाईं साइड। ठीक है, पी ब्लॉक में। ठीक है, अब अधातुओं की बात करें तो अधातुएं कमरे के तापमान पर किसी भी अवस्था में पाई जाती है, ठोस भी पाएगी, तरल भी पाएगी, गैस भी पाएगी, किसी अवस्था में पाई जाती है। और अधातुएं क्या होती है? ज्यादातर ये मुलायम होती है। ठीक है, आघातवर्ध्य, इसकी चादरें जैसे धातु की हमने पीटकर चादरें बनाई थी, तो इसकी चादरें नहीं बनाई जा सकती, अधातु की चादरें नहीं बनाई जा सकती, ना ही इनमें तन्यता होती है, इनको खींचकर इनके लंबे तार भी नहीं बनाए जा सकते। यह आघातवर्ध्यता मैंने बताया, तन्यता दोनों आपको बता दिए कि इसका लंबा तार भी नहीं बनाया जा सकता और इसकी चादरें भी नहीं बनाई जा सकती। और मैंने आपको एक रीजन भी दिया क्यों नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इनमें भंगुरता का एक गुण पाया जाता है कि जब
अधातु को पीटा जाता है या हथौड़े से उस पर चोट लगाई जाती है तो वो क्या होती है, बिखर जाती है। इनमें एक भंगुरता का गुण पाया जाता है जिस वजह से उसके टुकड़े हो जाते हैं, है ना। तो ना तो उन्हें खींचा जा सकता है, ना उन्हें पतला करके लंबा किया जा सकता है, ठीक है। और एक अधातु ऐसी है जो बहुत ही ठोस पाई जाती है। धातुएं ज्यादातर तो मुलायम ही है, लेकिन ये एक धातु ऐसी है जो बहुत ही ठोस होती है। और वो कौन सी धातु है? वो है आपका कार्बन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो, ठीक है। मैंने आपको इतना तो बता ही दिया, ठीक है। मैंने आपको धातु के गुण बता दिए, अधातु के सारे गुण बता दिए। अब मैं आपको इन दोनों में एक टेबल के माध्यम से थोड़ा डिफरेंस करके मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी तक भी जो आपको पहले बताया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं भी आया तो ये इस टेबल के माध्यम से आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए पहले बात कर लेते हैं हम धातु चमक की। हम बात करते हैं धातु की और अधातु की। धातुओं में क्या होती है? धातु की सतह चमकदार होती है, यही बात मैंने आपको पीछे भी बताई, ठीक है। और अधातु में क्या होता है? चमकीली नहीं होती है। ये देखिए, चमकीली नहीं होती है, ठीक है। और आयोडीन सिर्फ एक ऐसी धातु है, मैंने बताया ना, आयोडीन सिर्फ एक ऐसी धातु है जो चमकीली पाई जाती है, अपवाद स्वरूप, जो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब कठोरता की बात करते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। धातुएं कैसी होती है? सामान्यतः कठोर होती है। लेकिन अधातु की बात करें, ये कठोर नहीं होती, ये कठोर नहीं होती। अधातुएं होती है जो कठोर नहीं होती, सिर्फ एक मैंने बताया था आपको, कार्बन, ठीक है। अब उसमें भी क्या था? कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का एक अपरूप है हीरा, जो मैंने आपको बताया, कार्बन का एक अपरूप है हीरा, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, नेचुरल सॉलिड, ठीक है। ये कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे प्राकृतिक कठोर पदार्थ है, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे थे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या कैसी धातुएं होती है? ये मुलायम धातुएं होती है। और आप चाहे तो इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, कौन सी ऐसी 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और उनमें आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी धातु है, कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब आपको ऑप्शन दे देगा और घुमाने के लिए 2 ऑप्शन और देंगे और आपको उनमें से एक आंसर को सही टिक करना है। एक होता है लिथियम, एक होता है सोडियम, सर एक होता है पोटेशियम। इनमें से जो आपको ऑप्शन में सही लगे उसको आपको राइट टिक करना है। अब इनके रूप की बात की जाए तो धातुएं क्या होती है? कमरे के तापमान पर ठोस रूप में पाई जाती है, ठीक है। मैंने इसका भी आपको एक एक्सेप्शन बताया, एक इसका भी अपवाद बताया, केवल मरकरी पारे को छोड़कर। पारा अकेला ऐसा है जो कमरे के तापमान पर ठोस धातु माना जाता है, ठीक है। ये ठोस द्रव धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी जितनी भी धातुएं होती हैं सब वो ठोस होती हैं, ठीक है। इधर देखिए, अधातुएं जो होती हैं वो ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन हमें यहाँ मिला, केवल ब्रोमीन। केवल ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो तरल रूप में पाई जाती है, ठीक है। ब्रोमीन केवल एक ऐसी धातु है, ब्रोमीन को छोड़कर, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो सभी तरल रूप में पाई जाती है। तो आपने यहाँ क्या देखा? अधातु। अधातु में क्या देखा? जो ठोस धातु कौन सी होती है? वो होती है हमारे पास ब्रोमीन, ठीक है। आघात वर्ध्यता की बात की जाए तो इसमें आघात वर्ध्यता में क्या बताया? कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था, अधातुएं आघात वर्ध्य नहीं होती, क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी होती है? इनकी प्रकृति भंगुर होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, तन्यता, डक्टिलिटी। इसकी बात की जाए तो धातुओं को पतली तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। और जो अधातुएं होती हैं वो तन्य नहीं होती, इनको नहीं खींचा जा सकता, ठीक है। अब जो होती है विद्युत और ऊष्मा के चालक की बात की जाए तो, ठीक है, सामान्यतः जो धातुएं होती है वो विद्युत या ऊष्मा की चालक होती है, चालक होती है। जो धातुएं होती है वो विद्युत और ऊष्मा की चालक होती है। लेकिन सीसा हो गया और मरकरी हो गया, ये ऐसे है जो विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, ठीक है। और इधर मैंने आपको बताया अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, अधातुएं कुचालक होती है। लेकिन एक ग्रेफाइट इनके पास अपवाद निकल गया। ये क्या निकल गया? ये सुचालक निकल गया। या
ये चालक कह दीजिए या सुचालक कह दीजिए। इधर में क्या हुआ था, इधर में धातुएं सभी ऊष्मा और विद्युत की चालक थी, लेकिन सीसा और मरकरी क्या निकला, ये कुचालक निकल गया। और इधर में धातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक थी, लेकिन ग्रेफाइट क्या निकला, ये अपवाद स्वरूप ये चालक निकल गया। ठीक है, अब इनके घनत्व की बात की जाए, सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक, जैसा मैंने आपको बताया कि इनका घनत्व भी अधिक होता है और गलनांक भी अधिक होता है। सोडियम और पोटेशियम का घनत्व व गलनांक कम होता है, मैंने आपको दोनों का ही बताया है। सोडियम का 98 डिग्री होता है और पोटेशियम का 64 डिग्री होता है ना। तो इनका जो गलनांक वो कम होता है ना। और अधातुओं की बात की जाए तो अधातुओं का घनत्व एवं गलनांक कम होते हैं, क्योंकि ये वैसे ही ज्यादातर सभी अधातुएं होती है वो मुलायम होती है। ठीक है, ध्वनि की बात की जाए, जब धातु किसी ठोस फर्श से टकराती है तो वो ध्वनि उत्पन्न करती है। धातुएं टकराने पर, कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती है, यही इनका ध्वनिक गुण होता है। और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है। इनके ऑक्साइड की बात की जाए तो ऑक्साइड क्या होता है कि अधिकतर जो धातुएं होती हैं, जब उनकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो ये क्या बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है ना। लेकिन अधातुएं होती है वो क्या करती है, वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जो आपने देखा होगा, सुना होगा, लिटमस जो पत्थर होता है उस पे जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो भी हमारे पास धातु है उसने जो ऑक्साइड बनाई वो अम्ल है या क्षार है, वो उससे हमें पता चलता है। ठीक है, आगे। ठीक है, ये आज की हमारी क्लास यहाँ खत्म हुई। हमने यहाँ देखे आज धातु के भौतिक गुण, धातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब हमारे पास बची है वो है धातु की केमिकल प्रॉपर्टीज या धातु के रासायनिक गुण। इनको हम आगे वाली क्लास में करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते रहेंगे हम आपको हमारी नई क्लास के साथ, जो हम आपको कल में लेकर आएंगे। और जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इस टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो भी हम आपको करवाएंगे। ये जो क्लास हुई है, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके क्लास नोट्स के सभी पीडीएफ वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल समृद्धि क्लासेस पर डेली प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हर टॉपिक के क्वेश्चन हर टॉपिक के साथ आपको मिलते रहेंगे। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम आप मिलते रहेंगे नई क्लासों में और मिलते हैं हमारी नई क्लास में। धन्यवाद।